Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching the Scholar Babe. आज की इस वीडियो में आपका इतना सिलेबस कवर हो जाएगा कि यू कैन इवन इमेजिन। हम जो है वो MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है और इसमें आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूं ही रिवाइज हो जाएंगे। MCQ प्रैक्टिस भी होती रहेगी और रिविजन भी होती रहेगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड आई प्रॉमिस यू यू वोंट रिग्रेट इट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए है कि हु अमंग द फॉलोइंग emphasized that the dominance of the ruling class is achieved by ideological manipulation rather than just open coercion। ऑप्शंस है वॉल्जर, ग्रामसी, जॉन रॉल्स या हना अरेंट। आप देखिए, अगर आपने इसको ज़्यादा सोच के आंसर देना है आप पॉज कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको स्पीड में पढ़ाऊंगी ताकि वीडियो की लेंथ छोटी रहे, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं समझा पाऊँ। तो इसका आंसर जो है वो है एंटोनियो ग्रामसी। एंटोनियो ग्रामसी जो थे वो एक इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर थे और इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो फाउंडर भी थे, ठीक है। उन्होंने एक जो अपनी थ्योरी दी कल्चरल हेजेमनी की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो तुम्हारी रूलिंग क्लास है वो तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोर्स का यूज़ करके, वायलेंस का यूज़ करके ही जस्ट तुम्हारे ऊपर वो राज नहीं कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग के साथ भी खेल रहे हैं, तुम्हारे कल्चर पर भी उन्होंने अपना जो है वो डोमिनेंस इस्टेब्लिश करा है। फॉर एग्जाम्पल आप भी अगर अपने आप को देखें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप, जिसमें आप अमेरिका का कल्चर फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं भी कर रही हूँ, जैसे हम जीन्स पहनते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, वेस्ट का कल्चर फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो रूल कर रहे होते हैं वो जस्ट तुम्हारे ऊपर मटीरियल या फोर्स से यूज़ नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर कल्चर, सॉफ्ट पावर, इन सब चीज़ों से भी जो है वो रूल करते हैं, ठीक है। तो इसी उन्होंने क्या कहा, कल्चरल हेजेमनी कहा। अब वो मार्क्सिस्ट थिंकर भी थे जैसे कि आप जानते हैं। तो ग्रामसी जो थे वो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में जो अंतर करते थे। सिविल सोसाइटी में वो कहते थे कि स्कूल, मीडिया, रिलीजन जैसी चीज़ें आ जाती है और पॉलिटिकल सोसाइटी में पुलिस, आर्मी और गवर्नमेंट जैसी चीज़ आ जाती है। तो जो रूलिंग क्लास होती है वो कहते हैं कि वो सिविल सोसाइटी यानी स्कूल्स, मीडिया, रिलीजन का यूज़ करके पहले हम लोगों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। जब कभी सिविल सोसाइटी फेल होती है ये काम करने में, तब जाके पॉलिटिकल सोसाइटी यानी कि पुलिस, आर्मी और गवर्नमेंट जो है वो पिक्चर में आते हैं। अदरवाइज सिविल सोसाइटी ही तुम्हारे ऊपर जो है वो रूल कर रही है, ठीक है। इसमें वो बाद में कॉन्सेप्ट देते हैं रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का। वो कहते हैं कि जैसे इनके अपने इंटेलेक्चुअल्स है जो कि तुम्हारे ऊपर, मतलब वो जो है वो मटेरियल वो करते हैं, ओरिजिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल है जो कि अमेरिका की हेजेमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो ऐसे ऐसे लेख लिखेगा, ऐसी ऐसी किताबें लिखेगा कि हम उसे पढ़ेंगे और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करने की सोचेंगे। तो ये कहते हैं कि वर्किंग क्लास के अंदर भी कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स होंगे जो कि अपने इन्हीं जो इनके डोमिनेंट आइडियाज़ हैं उनके विरोध में हम अपने डोमिनेंट आइडियाज़ लेके आएंगे। हम जो है वो अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करेंगे, कल्चरल डोमिनेंस, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, और इन इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने कहा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। फिर उन्होंने आपको आइडिया दिया वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मैनोवर का। तो वॉर ऑफ पोजीशन में उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो कल्चरल चेंज होगा, आइडियोलॉजिकल चेंज होगा जब वॉर ऑफ पोजीशन लड़ी जाएगी, किसके द्वारा, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा। जब वॉर ऑफ पोजीशन हम जीत जाएंगे उसके बाद वॉर ऑफ मैनोवर होगी, यानी कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी, फिर जो कि मार्क्स कहते हैं कि रातों रात तुम सिस्टम बदल दो, वो उसके बाद होगा, ठीक है। पहले आइडियोलॉजिकल चेंज होगा बेसिकली। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा जो मतलब मार्क्स ने दिया था कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन इकोनॉमिक बेस इंपॉर्टेंट होता है। किसने कहा था, मार्क्स ने कहा था। वो इसको जो है वो री इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सुपर स्ट्रक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और आइडियोलॉजी, कल्चर, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ बेस, ठीक है। और जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है और क्रिटिकल थ्योरी है उसके बीच में ये जो है वो ब्रिज का काम करते हैं और आने वाले थ्योरिस्ट जैसे कि अल्थुजर, स्टुअर्ट हॉल, इन सब के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, ठीक है। ग्राम्स्की की जो बुक्स है वो आपने ध्यान में रखनी है। अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, द प्री प्रिजन लेटर्स 1926 में लिखी, प्रिजन नोटबुक्स 1948 में लिखी, द मॉडर्न प्रिंस 1949 में लिखी। आपको ये सारी बुक्स जो है वो एज इट इज़ याद होनी चाहिए। और
आज मैंने कम से कम सिर्फ एक दो थिंकर्स ही आपको बुक्स जो हैं वो याद करने के लिए दी हैं इस पीडीएफ में। तो आई होप कि आप इसको याद में रखो। जो मैं आपको बुक्स देती जाऊंगी क्रोनोलॉजी में याद करने के लिए सिर्फ एक दो दूंगी दिन की। आपने उन थिंकर्स की किताबों को ना अपने दिमाग में बसा लेना है। आज पूरे दिन आप ग्राम्स्की की किताबें माइंड में जो है वो बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। मॉडर्न प्रिंस देखिए कितनी आसान किताब है, तो आप ऐसे इसको याद रखें। तो आपके सामने स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड? मैक्स वेबर, हैबरमस, कार्ल पॉपर, जॉन रॉल्स। तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है हैबरमस, ठीक है। अब हैबरमस क्या थे? युर्गन हैबरमस एक जर्मन फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और फ्रैंकफर्ट स्कूल से ही एसोसिएटेड है, क्रिटिकल थ्योरी से ही एसोसिएटेड है। ये हमें पब्लिक स्फेयर का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ये जो है वो इनकी मेन बुक है, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर 1962 में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहते हैं कि हमें कैसे किस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक स्पेस डिस्कोर्स के लिए, डिस्कोर्स क्या होता है? वाद विवाद, संवाद, अपने सारा मतलब जो भी ये सब होता है, इसके लिए हमने क्या एक डेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन दी 1981 में और वो कहते हैं कि जो डायलॉग होता है, रैशनल कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के बीच, वाद विवाद, संवाद, यही जो है वो बेसिस है किसका? डेमोक्रेसी का। ये कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी पे फोकस करते हैं ओवर इंस्ट्रूमेंटल और स्ट्रैटेजिक रैशनैलिटी। अब इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी क्या होता है? जब तुम इफेक्टिवनेस और कंट्रोल पे फोकस करते हो, तब तुम थोड़े अथॉरिटेरियन हो जाते हो, जब तुम कंट्रोल पे बात करते हो। तो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी में कंट्रोल, एफिशिएंसी, इन चीज़ों पे बात होती है। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी क्या होती है? जब तुम वाद विवाद करके, एक दूसरे को समझ के, अंडरस्टैंडिंग से, कोलैबोरेट करके जो है वो चीज़ें करते हो, डिसीजन लेते हो, ठीक है। वो जो है वो कैपिटलिज्म और टेक्नोक्रेटिक रीजन, जो टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इनकी वजह से डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देते हैं। लास्ट से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इसमें से डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के थिंकर कौन है, तो वो हैबरमस थे, ठीक है। और वो कहते हैं कि जब लेजिटिमेसी अराइज होती है ना, तो वो कहाँ से होती है? वो होती है पब्लिक रीजनिंग से, कंसेंसस से, जस्ट वोटिंग से नहीं। इसीलिए हम लोगों को आपस में बातचीत करना, एक इंडिपेंडेंट प्रेस पे जो है वो, मतलब बेसिकली कहने का क्या तात्पर्य है इनका कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ठीक है। देन मॉडर्निटी को वो जो है वो डिफेंड करते हैं कि उससे इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ आए हैं, जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब। वो जो है वो मॉडर्निटी और इनलाइटनमेंट को जो है वो डिफेंड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ग्लोबल जस्टिस और यूरोपियन इंटीग्रेशन से जो है वो इनके काम जो है वो डील करते हैं। इनकी बुक्स मैंने आपको नहीं दी हैं याद करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगी कि क्रोनोलॉजी में क्या याद रखना है, पर जो इनके मैंने आइडियाज़ बताए वो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। Then, who among the following thinkers believes that the decline of traditional values and hierarchies was one of the factors which explained the advent of Nazism and Stalinism? On लिखा मैंने गलती से, वन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये है एन रैंड, हैबरमस, रॉबर्ट नोजिक या हन्ना अरेंट। तो इसका आंसर है हन्ना अरेंट, ठीक है। हन्ना अरेंट जो थी वो एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थी और इन्होंने बहुत सारा काम टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटी और नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्शन पे किया है। ये जो है वो टोटलिटेरियनिज्म की बुक है इन्होंने लिखी हुई, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में। वो बहुत फेमस है। उसमें ये नाजिज्म और स्टालिनिज्म की बात करती हैं। इसको ट्विन हॉरर ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है हन्ना अरेंट के द्वारा। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है वैसे, क्योंकि ये लास्ट टाइम पूछ लिया गया था, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। देन द ह्यूमन कंडीशन 1958 में वो लिखती हैं। इसमें वो 3 प्रकार के कामों में अंतर करती हैं, लेबर, वर्क एंड एक्शन। लेबर को वो कहती हैं कि इसमें आती हैं आपकी रोज़ की जो दिनचर्या होती है, प्रक्रियाएं होती है, खाना खाना, सांस लेना, लेबर में ये सब भी आता है। और बाकी आप जो है वो बेसिक नीड्स को पूरा जो अपने करते हैं वो भी इसमें आता है, ठीक है। वर्क में आता है जब आप थोड़े क्रिएटिव बन जाते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट आ जाएंगे इसमें, जिसमें कला है वो सब इसमें आ जाएंगे। एक्शन में क्या आता है? जिसमें पॉलिटिकल एक्शन की वो बात करती हैं। वो कहते हैं ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है।
जिसमें आप बाहर निकल के सारे पॉलिटिकल एक्शन देखते हैं, क्या चल रहा है, वोट करते हैं, सब करते हैं, ये सब एक्शन में आ जाता है, ठीक है। और ये कहती है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पब्लिक फ्रीडम होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक कंसर्ट में काम करते हैं, ना कि अलग अलग। ये जो है वो मतलब बेसिकली ये कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो एक इंडिविजुअल की तो चीज़ ही नहीं है कि वो दे या ले, वो जो है वो तुम फील कर सकते हो जब तुम सारे जो है वो कंसर्ट में एक्ट करते हो, यानी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हो। और ये कहती है कि टोटलिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करते हैं, इसीलिए हमें क्या है और हमें क्या है वो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए बेसिकली। और इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही थी, ये कहते हैं कि तुम जो है ना वो आजकल के ज़माने में, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग फ्रीडम चाहते थे, हम अंग्रेज़ों से फ्रीडम चाहते थे ताकि हम वोट कर सके, ताकि हम अपनी सरकार खुद चुन सके। आज जब तुम्हारे पास मौका है तो तब तुम सरकार नहीं चुनते हो, तब तुम उन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देने लगे हो जो पॉलिटिकल एक्शन की होती हैं। तो इस पर ये जो है वो मॉडर्न टाइम के लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करती हैं, ठीक है। और ये बनालिटी ऑफ इविल आइकमैन इन जेरूसलम 1963 में इन्होंने अपना एक किताब लिखी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो मतलब ये जो आइकमैन थे, ये आई थिंक हिटलर के जो है वो कुछ जनरल थे, तो इन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती है। आइकमैन ने कहा मेरी क्या गलती है, मैंने इतने सारे लोगों को मारा, मैंने तो सिर्फ ऊपर अथॉरिटी की ही बात मानी ना। तो तब जाके हन्ना अरेंट ने जो है वो ये कहा अपने बुक्स में भी कि नहीं, तुम्हें बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले ये कहती थी कि थिंकिंग की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, एक्शन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये वाली आइकमैन से उनकी बात हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, थिंकिंग की भी इक्वली इंपॉर्टेंस होती है एक्शन के जितनी, ठीक है। पहले ये कहती थी कि थिंकिंग करके क्या करना है तुमने, तुम थिंक करते रहते गिराएगे, हिटलर ने जो है वो इतना तहलकाम मचा दिया। फिर बाद में नहीं, जब आइकमैन से मिली तब इन्होंने कहा कि नहीं, थिंकिंग भी ज़रूरी होती है, तुमने ये सोचना है कि तुम अपने बड़े सीनियर्स के ऑर्डर्स इसीलिए ना मान लो जस्ट बिकॉज वो सीनियर है, तुम खुद उसमें जो है वो सही गलत का भेद कर पाओ, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आप खुद भी देख लेंगे थोड़ा। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हन्ना अरेंट की, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेवोल्यूशन, बनालिटी ऑफ द इविल आइकमैन इन जेरूसलम, ऑन वायलेंस, द लाइफ ऑफ द माइंड। ये सारी किताबें आपने ऊपर जो मैंने आपको बताया था ग्राम से, उसके साथ साथ ये वाली किताबें याद रखनी है। तो 2 थिंकर्स की किताबें आपकी आज रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय माइकल वॉल्जर, आप बताएं। तो इसका आंसर है आफ्टर वर्च्यू। आफ्टर वर्च्यू जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, और बाकी की किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी जो ऊपर की थी। जस्टिस, वॉर, मल्टीकल्चरलिज्म, पॉलिटिकल एथिक्स में जो है उन्होंने काम करके रखा है। जस्ट वॉर का ये कॉन्सेप्ट देते हैं, और स्फेयर ऑफ जस्टिस का, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का जो है वो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे जॉन रॉल्स कहते थे ना कि सबको जो है वो ऐसी चीज़ें बांट दो, उन्होंने उसके लिए अपना एक थ्योरी भी बिल्ड करी थी कि तुमने कैसे, तुम्हारे सामने वेल ऑफ इग्नोरेंस होगा, सब कुछ होगा। ये जो है वो उसके अलग उनको उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कहते हैं कि तुम ऐसे कर ही नहीं सकते। जस्टिस के अलग अलग स्फेयर होते हैं, और अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो तुम्हारा वोट है वो तुम्हारा जो है वो इलेक्शन के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मनी है, यानी कि जो एक अलग चीज़ है, वो तुम्हारे उस वाले स्फेयर में जाके काम कर रही है, तो वो जस्टिस नहीं होगी। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तुम्हारी जो एजुकेशन है, वो तुम्हारी एजुकेशन जो है वो तुम्हारी पढ़ाई से ही पूरी होनी चाहिए, वहाँ पे उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पैसों की वजह से तुम जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो तो वो जस्टिस नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हर एक चीज़ और हर एक स्फेयर अलग होता है, इसलिए हर एक चीज़ की जो है वो हर एक स्फेयर में अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। एक स्फेयर की चीज़ को दूसरे स्फेयर में नहीं जाना चाहिए, अगर वो जाती है तो वो इनजस्टिस होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि निम्न में से किसने जो है वो थ्योरी के 3 टाइप बताए हैं, एक्सप्लेनेटरी, इंटरप्रेटिव, नॉर्मेटिव और कंटेम्पलेटिव। तो इसका आंसर है आपका क्या, राजीव भार्गवा, ठीक है। अब राजीव भार्गवा के लिए मैंने ये चार्ट दे के रखा है आपको, इससे आप इनको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हो। 1998 में जो है वो इन्होंने सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स बुक लिखी, और इसमें इन्होंने कहा क्या, इन्होंने वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को क्रिटिसाइज करा और कहा कि इंडियन मॉडल जो है वो सेक्युलरिज्म का वो एक अलग है, और उस पर भी उन्होंने जो वो बात करी, ठीक है। देन
देन व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड इट, 2004 में इन्होंने लिखी, और ये पॉलिटिकल थ्योरी की इसमें बात करते हैं और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसकी बात करते हैं। बाकी आप इनकी किताबें देख लेंगे और ये क्या क्या कैसे बात करते हैं वो भी। तो बेसिकली सेक्युलरिज्म से आप इनको जोड़ के देख सकते हैं कि इन्होंने वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करी और इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करी, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स लिंक्स द एलीट रूल विद द टू साइकोलॉजिकल टाइप्स फॉक्सेस एंड लायंस। तो इसका आंसर है विल्फ्रेडो पेरेटो, ठीक है। एलीट थिंकर थे ये, एक एलिटिस्ट थ्योरी के, और ये जो थे वो, इसमें मैंने इनकी 10 लाइन फैक्ट बेस्ड समरी दी थी, बट आई थिंक मैंने 5 ही मैं यहाँ पे ऐड कर पाई हूँ इसकी। तो विल्फ्रेडो जो पेरेटो थे वो इटालियन सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ये अपने 80-20 रूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये जो है वो लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था कि 80-20 रूल किसने दिया, तो वो पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि 80% ऑफ इफेक्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ कॉजेस, ठीक है। आपने ये याद रखना है। इन्होंने जो है वो एलीट थ्योरी दी है अपने बाकी कंटेम्प्रेरी लोगों के साथ मिलके, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, द राइज एंड द फॉल्स ऑफ एलीट्स। इसमें वो कहते हैं कि जो एलीट्स हैं वो मेंटेन करते हैं पावर थ्रू सोशल मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। देन लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं, रेजिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। उसी में वो कहते भी हैं कि लाइन, फॉक्स, ये सारी, और इसके साथ वो कुछ और भी क्वालिटीज़ देते हैं। वो आपका होमवर्क है, वो आप इवन मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जो उन्होंने कहा था कि एक उसमें होनी चाहिए, एक एलीट में होनी चाहिए, तब जाके वो एलीट बनता है, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की इन्होंने थ्योरी दी, द माइंड एंड द सोसाइटी 1916 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका है ये वर्क है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम पेरेटो का कोई क्वेश्चन करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें पूरी तरीके से आपको पेरेटो करवा दूंगी कि हाँ इनकी मतलब वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ की बात करते थे, वो सब करवा देंगे, ठीक है आपको। देन हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट इट इज़ not nations that create nationalism but rather the nationalism that creates nations। तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट गेलनर, ठीक है। गेलनर क्या कहते हैं, गेलनर देते हैं आपको थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। देन ये मैं आपको ऐसे ही करवा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की अप्रोच इन्होंने यूज करी थी। नेशंस एंड नेशनलिज्म एक किताब लिखी थी 1983 में। कहते क्या थे ये कहते थे कि जो तुम्हारे नेशंस हैं वो ऐसे ही ओरिजिन नहीं हो गए हैं, उनका एक प्रोसेस के दौरान जो है वो ओरिजिन हुआ है। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि भाई तुम सबका जो है वो सिमिलर कल्चर रखो, होमोजिनिटी रखो, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो उसके बाद क्या है कि ये होमोजिनिटी जो थे वो लोग चाहने लगे। तो लैंग्वेजेस नेशनल लेवल पे राइज होने लगी, एक ही जो तुम्हारी मतलब ऐसे इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार से बेसिकली आर्टिफिशियली, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नेशंस जो हैं वो बने और बढ़े, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। देन हम देखेंगे who among the following believes that the idea of Indian nationalism is entirely modern, rationalist and historist idea। तो इसका आंसर होगा आपका पार्था चटर्जी, ठीक है। पार्था चटर्जी पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है। द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नड 2004 में इन्होंने लिखी है। पॉलिटिकल सोसाइटी का ये कॉन्सेप्ट जो है वो देते हैं। द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स में वो पॉलिटिकल सोसाइटी का जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं और उसको सिविल सोसाइटी से अलग जो है वो बताते हैं, और कहते हैं कि हाउ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंगेज विद द स्टेट। पॉलिटिकल सोसाइटी में मासेस को रखते हैं ये, और सिविल सोसाइटी में रखते हैं ये ऊपर की जो चीज़ें हो गई स्टेट, बाकी की चीज़ें, ठीक है। क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, ये जो है वो नेशनलिज्म को क्रिटिक करते हैं इन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, और हाईलाइट करते हैं कि कैसे ये एक जो है वो फ्रेगमेंटेड नेशंस को जन्म दे रहा है। तो नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पार्था चटर्जी ने दिया है, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो के एंड की तरफ आ रहे हैं जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थिंकर हैज गिवन व्यू दैट द पर्सनल विच इज पॉलिटिकल इज ऑल्सो क्वाइट लाइकली इंटरनेशनल। तो इसका आंसर है जीन बेथके एल्स्टेन, ठीक है। ये जो है वो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी की एक बहुत सिग्निफिकेंट थिंकर मानी जाती हैं। विमेन एंड वॉर 1987 में इन्होंने अपनी किताबें लिखी, जिसमें इन्होंने जो है वो जेंडर डायनामिक्स बताए वॉर के, और बताया विमेन के जो है वो 2 डिफरेंट तरीके के जो रोल्स होते हैं, एक तो या तो विक्टिम्स या तो फिर पैसिफिस्ट की तरह। तो ये जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार से कल्चर और जो पॉलिटिकल तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो औरतों के रोल को शेप करते हैं। जस्ट वॉर की थ्योरी भी इन्होंने जो है वो दी,
आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि जस्ट वॉर की थ्योरी जो है वो कौन सी फेमिनिस्ट थिंकर ने दी थी। इसमें ये डिस्कस करती हैं कि कैसे मतलब जस्ट वॉर क्या होती है, कैसे वॉर्स को मॉरली जस्टिफाइड किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करती हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे आज के कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज अ फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस। इसका आंसर हो जाएगा क्वीर थ्योरी। अब क्वीर थ्योरी क्या है ये देखिए आप, ये जो है वो ट्रेडिशनल आइडियाज़ जो कि जेंडर और सेक्सुअलिटी के हैं उसको ये जो है वो चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि तुम कोई फिक्स्ड या बाइनरी जस्ट मेल फीमेल ये दो जेंडर ही नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे जेंडर जो है वो हो सकते हैं, सबका अपना डिफरेंस है, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको वैल्यू करनी चाहिए। LGBTQ+ स्टडीज़ जो है इस वजह से अभी आई है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, फेमिनिस्ट थ्योरी हो गया, इसमें ये जो है वो प्रेवलेंट मानी जाती है थ्योरी, ठीक है। बाकी करंट टाइम पे हम देखें 23 to 25 इतने जेंडर्स तो एटलीस्ट हमारे पास हो गए हैं, तो क्वीर थ्योरी जो है इस चीज़ का सपोर्ट करती है। तो मैंने आपको 10 के 10 टॉपिक्स बहुत अच्छे से करवा दिए। पहले मैंने सोचा था मैं 20 करवाऊंगी बट बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी ऐसे, तो ऑलरेडी वीडियो जो है वो 20 मिनट की हो चुकी है और मैंने आपके आई थिंक 10 टॉपिक्स तो करवा ही दिए हैं रिवाइज। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, बट इस बार तब मिलेगा जब आप टारगेट वीडियो का कंप्लीट कर देंगे। जब 20 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाएंगे तो मैं ये PDF शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मैं ये PDF शेयर नहीं करूंगी एंड आई एम वेरी सीरियस दिस टाइम, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ना कुछ ऐसे वर्क करता है। अब मैं इतनी मेहनत करके लाऊं, लास्ट में मैं देखूं कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो मैं क्यों करूं? अच्छा आप बताएं, है ना। मेरा तो JRF हो गया, मैं तो स्कॉलरशिप लेके खुश ना रहूं बट मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक्स और कमेंट्स करते हैं ना, मुझे भी शो ऑफ करना है यार, कम ऑन। तो आई होप आप टारगेट कंप्लीट करें और मैं ये जो है वो PDF आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज भी कर सके, खुद से पढ़ भी सके, ठीक है। नहीं तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, बाय, ध्यान रखिए अपना।